रात का वक्त तकरीबन 11 बजे दुल्हन के सिंगार में एक लड़की राणा मेंसन के सबसे लग्जीरियस रूम के अंदर आई। उसे छोड़ने के लिए 2-3 लड़कियां आई थीं जो अब उसे दरवाजे पर छोड़कर वहां से जा चुकी थीं। उस लड़की ने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आई। उसकी नज़रें पूरे रूम में घूम रही थी। पूरा रूम बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस था और एक से बढ़कर एक चीज़ उस रूम की खूबसूरती बढ़ा रही थी। सामने ही किंग साइज बेड था जो पूरा फूलों से डेकोरेट किया हुआ था। खूबसूरत सफ़ेद रंग के पर्दे उस बेड पर और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और नीचे बैलून्स के साथ साथ गुलाब की पंखुड़ियाँ, सेंटेड कैंडल्स अपनी खुशबू बिखेर रही थी। वो लड़की अपने सिर पर रखा हुआ दुपट्टा संभाले हुए आगे की तरफ आई। सामने ही उसे बेड पर ऊपर की तरफ लगा हुआ बड़ा सा पोर्ट्रेट दिखाई दिया जो किसी और का नहीं, उस शख्स का था जिससे उसकी शादी हुई थी। तकरीबन 26 से 27 साल उम्र, गेहुआ रंग, ब्राउन कलर की आंखें और डार्क लिप्स के साथ उस शख्स के चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड थी। साइड का पोज होने की वजह से चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उसे देखते ही जैसे पंखुड़ी अपना दिल हार चुकी थी। पंखुड़ी जो इस वक्त शादी के जोड़े में थी, खूबसूरत सा चेहरा, नीली आंखें, तीखा नाक और नाक में गोल नोज रिंग, खूबसूरत सी ज्वेलरी पहने वो इस वक्त कोई स्वर की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अंदर आते हुए उसके दिल की धड़कनें भी तेजी से बढ़ी हुई थी। उसे अपनी सहेलियों की बातें याद आ रही थी। मैंने सुना है प्रांस राणा बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदा है, एकदम कड़क माल। उसकी तो नज़रें भी बहुत कुछ बोलती हैं। आज तक कभी उसका किसी के साथ अफेयर नहीं सुना। इसका मतलब तो यही है कि उसका सारा प्यार तेरे हिस्से में आएगा। ये बात याद कर पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट लंबी हो गई। तभी उसके कानों में एक और बात गूंजने लगी। अरे पूरा मुंबई छोड़, पूरी दुनिया की लड़कियां मरती हैं उस पर। मैंने तो सुना है आज तक पूरी 3000 लड़कियों ने उसे प्रपोज किया है, लेकिन वो लड़कियों का दिल ऐसे तोड़ता है जैसे कांच की कोई चूड़ियाँ। बड़ा बेरहम है प्रांस राणा। वो बात याद करके तो जैसे अब पंखुड़ी का दिल और भी ज़्यादा जोर से धड़कने लगा था। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और सुहाग रात की उस सेज पर आकर बैठ गई जहाँ पर वो सोच रही थी कि आज उसका बदन भी कुछ इस तरह से टूटेगा जैसे कांच की चूड़ियाँ। क्या प्राण सच में उसे प्यार करेगा? ये सोच सोच कर उसका दिल बेकाबू हुए जा रहा था। वो बिस्तर के बीचों बीच आकर बैठी और उसने अपना घूंघट अपने चेहरे पर नीचे की तरफ कर लिया। उसकी धड़कनें जितने तेज चल रही थी, उसे घड़ी की सुई उतनी ही ज़्यादा धीमी चलती हुई महसूस हो रही थी। वो बार बार हल्का सा अपना घूंघट उठाते हुए सामने की तरफ देखती, जहाँ पर वक्त तो चल रहा था लेकिन उसकी आंखों में जिसका इंतज़ार था, उसके कदमों की आहट उसे दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। रात के 1 बजे पंखुड़ी ने अपना घूंघट उठाया और सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ हैं आप? आप अभी तक घर नहीं आए हैं क्या? सब ने कहा था कि आप 11:30 बजे आ जाते हैं, लेकिन अभी तक आप घर नहीं आए। आप ठीक तो होंगे ना? ये बोलते हुए पंखुड़ी के चेहरे पर प्रांस के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी, लेकिन इतनी रात को वो कहीं बाहर किसी से कुछ पूछने भी नहीं जा सकती थी। इसलिए चुपचाप उसने अपना घूंघट वापस डाला और अगली बार जब उसने अपना घूंघट हटाया तो सुबह के 7 बज चुके थे। उसकी आंखें एकदम लाल नजर आ रही थी, जैसे पूरी रात वो सोई ना हो। सोती भी कैसे? पूरी रात तो उसने इंतज़ार में बिता दी। तकरीबन 7:15 बजे रूम का दरवाज़ा खुला और प्रांस अंदर की तरफ आया। उसे देखते ही पंखुड़ी ने अपने घुटनों पर अपने हाथ हल्के से कस दिए। उसका दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा था। प्रांस अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही उसकी एक नज़र पंखुड़ी पर गई और अगले ही पल उसने उस पर से अपनी नज़रें हटा ली और सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसने अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम जाने लगा। तभी पंखुड़ी की मीठी सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। सुनिए। उसकी आवाज़ सुनकर प्रांस के कदम रुक गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पंखुड़ी ने हल्का सा अपना घूंघट उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, कल रात आप घर नहीं आए? प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्यों? तुम्हें कोई ज़रूरी काम था? पंखुड़ी को उसका सवाल थोड़ा अजीब सा लगा। उसने अपने पैर बिस्तर से नीचे उतारे और प्रांस के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रांस ने उसे गहरी नज़रों से देखा। पंखुड़ी धीमे से बोली,
नहीं, मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं था, बस वो कल हमारी सुहाग रात। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस ने अब उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हें सुहाग रात मनानी है मेरे साथ? पंखुड़ी ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और बोली, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस मैं यूं ही आपसे पूछ रही थी। आपका मूड खराब है क्या? प्रांस गुस्से से बोला, तुम्हारी शक्ल देख ली, अब इससे सिर्फ मूड नहीं पूरा दिन खराब हो जाएगा। ये बोलकर वो वॉशरूम के अंदर जाने लगा और उसकी बात सुनकर पंखुड़ी का दिल धक सा रह गया। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने एक बार फिर से कहा, सुनिए। प्रांस के कदम रुक गए और एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी, लेकिन एक गहरी सांस लेकर अब उसने अपने बालों पर अपना हाथ लगाया और बोला, अब क्या है? पंखुड़ी तकलीफ भरी आवाज़ में बोली, मैं बस सूरत तो नहीं हूँ, ना ही मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा है जो देखने वाले का मूड और दिन खराब हो जाए। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रें सीधा पंखुड़ी की नज़रों से जा मिली। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने इस शादी के लिए हाँ कहा। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने इस शादी से इनकार नहीं किया। ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है और इस गलती की सजा अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेगी। ये बोलकर उसने सामने बिस्तर की तरफ देखा और फिर व्यंग से बोला, कल रात सुहागरात की सेज पर मेरा इंतज़ार कर रही थी ना तुम? पर सॉरी, सुहागरात तो छोड़ो, प्रांस राणा को छूना भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। ये बोलकर प्रांस तुरंत वॉशरूम के अंदर चला गया और पंखुड़ी बस उसे जाते ही देखती रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने ऐसा भी क्या कर दिया जो प्रांस उससे इस कदर नाराज़ है, उससे इस कदर नफरत करता है। वो अपनी जगह पर यूं ही खड़ी रही और तकरीबन 20 मिनट बाद प्रांस वॉशरूम से बाहर आया। उसे अपनी जगह पर खड़े देखकर प्रांस ने पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज किया और रेडी होने लगा। उसे आज ऑफिस जल्दी जाना था। पंखुड़ी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी। वो प्रांस की तरफ आई और बोली, लेकिन मैं इस शादी से मना कैसे कर सकती थी? आप जानते हैं ये शादी क्यों हुई है? अगर मैं मना करती तो मुझसे मेरे मॉम डैड इस शादी से इनकार करने का कारण पूछते। मैं उन्हें क्या बताती? प्रांस ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खुद को मिरर में देखते हुए तैयार होता रहा और कुछ ही देर बाद वो रूम से बाहर निकलने लगा। पंखुड़ी ने एक बार फिर से उसे रोका और बोली, घर में सब लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? उन्हें क्या कहूँगी कि कल रात आप घर आए या नहीं? प्रांस ने उसकी तरफ पलट कर देखा और तिरछा मुस्कुराकर बोला, अब शादी तुमने की है तो ये भी तुम देखो, तुम्हें दूसरों को क्या जवाब देने हैं? प्रांस राणा किसी के सवालों का जवाब नहीं देता और ना ही सामने वाले की इतनी औकात कि उससे उस सवाल का जवाब ले सके जिसका जवाब वो देना ही नहीं चाहता। ये बोलकर प्रांस तुरंत वहाँ से चला गया और पंखुड़ी एक बार फिर से बस उसे जाते देखती रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ठगी सी रह गई हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसने अपनी शादी को लेकर इतने ख्वाब देखे थे, लेकिन एक ही पल में वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। उसकी आंखों से आंसुओं की खुशबूदें लुढ़क गई। वहीं प्रांस सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया तो सृष्टि राणा, जो कि उसकी मॉम थी, वो वही हॉल में बैठी थी और अपनी दोस्त रागिनी के साथ किसी बात पर हंस रही थी। वो तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी में हो? कहाँ जा रहे हो? और ये ऑफिस के कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? ये बोलते हुए सृष्टि अपनी जगह से उठकर प्रांस के सामने आकर खड़ी हुई। प्रांस सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऑफिस जाना है मॉम। सृष्टि तुरंत बोली, लेकिन आज तो तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए पंखुड़ी के साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, मेरे पास फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और सृष्टि उसे रोक तक नहीं पाई। उसका दिल धक सा रह गया। उसे लगा शायद शादी के बाद प्रांस बदल जाएगा, लेकिन प्रांस में ज़रा भी फर्क नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी भी रेडी हो रही थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर नई नवेली दुल्हन जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके चेहरे की सारी चमक गायब हो चुकी थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और सृष्टि अंदर की तरफ आई। आते ही उसकी नज़र सामने बिस्तर पर गई।
जिसकी डेकोरेशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कल रात उन्होंने करवाई थी। एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई थी, जिसे देखते हुए वो समझ चुकी थी कि वहाँ कल रात क्या हुआ होगा और क्या नहीं। वहीं पंखुड़ी तुरंत उसके पास आई और अगले ही पल उसके पैरों में झुककर उसने सृष्टि का आशीर्वाद लिया। सृष्टि तुरंत उसे रोकते हुए बोली, ऐसा मत करो। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई और अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली। वो कुछ कहती उससे पहले ही एक सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया। पंखुड़ी और सृष्टि दोनों ने उस सर्वेंट की तरफ देखा। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, फ्रांस बाबा अपना वॉलेट यहीं भूल गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें उनका वॉलेट दे दें। ये बोलते हुए उसकी नज़रें सृष्टि पर थी, क्योंकि फ्रांस को पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी चीज़ों को हाथ लगाए, इसलिए उसकी हर एक चीज़ सृष्टि ही करती थी। लेकिन सृष्टि ने अब पंखुड़ी की तरफ देखा और बोली, जाओ तुम जाकर फ्रांस को वॉलेट उसे देकर आओ। पंखुड़ी तुरंत बोली, लेकिन मैं कैसे? सृष्टि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, उसकी बीबी हो तुम, ये सब चीज़ तो अब तुम्हें देखनी पड़ेगी ना। पंखुड़ी ने सामने टेबल की तरफ देखा जहाँ पर फ्रांस का वॉलेट रखा था। उसने उस वॉलेट को उठाया और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ रूम से बाहर निकली। वो उस वॉलेट को लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आई। फ्रांस अपनी गाड़ी में बैठा सृष्टि का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने अपना वॉलेट पंखुड़ी को लेकर आते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। अगले ही पल वो गाड़ी से बाहर निकला। पंखुड़ी अपने हाथों में पकड़ा हुआ उसका वॉलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, सुनिए, ये आपका वॉलेट। जैसे ही उसने कहा, फ्रांस ने अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला और अगले ही पल उसने उस लाइटर को जलाकर वॉलेट के नीचे कर दिया, जिससे वो वॉलेट आग पकड़ने लगा। पंखुड़ी हैरान रह गई। उसने चौंकते हुए फ्रांस को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था। पंखुड़ी हैरानी से फ्रांस की तरफ देख रही थी, जिसने अपना ही वॉलेट जला दिया। अब उसे समझ नहीं आया कि आखिर अब फ्रांस को अपने ही वॉलेट से क्या प्रॉब्लम हो गई। वो तुरंत अपना हाथ झटकने लगी, क्योंकि अगर वो अपना हाथ नहीं झटकती तो वॉलेट के साथ साथ उसका हाथ भी जल जाता। उसे अपना हाथ झटकते हुए देख फ्रांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। पंखुड़ी नीचे ज़मीन पर गिरे हुए जलते हुए उस वॉलेट को देखकर बोली, ये आपने क्या किया? आपने अपना वॉलेट जला दिया, लेकिन क्यों? आपने खुद तो अपना वॉलेट मंगवाया था, फिर आपने उसे आग क्यों लगा दी? फ्रांस ने गहरी नज़रों से उसे देखा और फिर उसे जलते हुए वॉलेट पर अपना पैर रखकर आगे की तरफ आया और पंखुड़ी की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि तुमने इसे छुआ। पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। फ्रांस बेहद सर्द लहजे में बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए, और वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं जिनसे मुझे नफरत है। पंखुड़ी तुरंत बोली, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो आपसे कभी कुछ कहा नहीं, कभी आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, कभी आपके सामने जुबान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस बोला, अभी तुम मेरे सामने जुबान ही चला रही हो। पंखुड़ी तुरंत चुप हो गई। वो बस अपनी नमी नमी भरी आंखों से फ्रांस को देखने लगी। पंखुड़ी तुरंत चुप हो गई। वो बस अपनी नमी भरी आंखों से फ्रांस को देखती रही। फ्रांस एक बार फिर से गुस्से में बोला, आइंदा मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, वरना उसका भी यही हाल होगा। और जिस तरह से तुमने इस वॉलेट को नीचे फेंका है ना, ताकि तुम्हारा हाथ ना जल जाए, अगली बार मेरे करीब आने की कोशिश की तो चाह कर भी खुद को जलने से रोक नहीं पाओगी। उसकी धमकी सुनकर पंखुड़ी शॉक्ड रह गई। वो अपनी जगह पर खड़ी सुन्न हो चुकी थी और फ्रांस अब अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुका था। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे तो अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर उसकी गलती है तो क्या है। क्या इस शादी के लिए हाँ करना उसकी गलती थी? लेकिन रिश्ता तो राणा मेंशन की तरफ से भेजा गया था। फ्रांस की फैमिली ने रिश्ता भेजा था, जिस पर पंखुड़ी ने बस हाँ कहा। हाँ, उसे अच्छे से याद था जब फ्रांस और राणा फैमिली ग्रोवर मेंशन आए थे, तकरीबन एक हफ्ता पहले। ग्रोवर मेंशन सब लोग हाल में बैठे थे, जिसमें राणा फैमिली और ग्रोवर फैमिली थी। पंखुड़ी के माँ बाप भी वहीं पर शामिल थे और राणा फैमिली की तरफ से फ्रांस के मॉम डैड मतलब कि प्रलय राणा और सृष्टि राणा आए हुए थे। उनके साथ ही फ्रांस की बुआ नताशा और उनके हस्बैंड तनुज गर्ग भी थे, साथ ही फ्रांस की दादी कुसुम जी भी।
सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी प्रांस अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं पंखुड़ी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो सीधा बाहर गार्डन एरिया की तरफ चला गया था। उसका ये बिहेवियर सबको अटपटा लगा, लेकिन हर कोई जानता था कि प्रांस ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, इसलिए किसी ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और पंखुड़ी की मॉम ने जल्दी से पंखुड़ी को उसकी बहन के साथ बाहर की तरफ भेज दिया। बाहर आते ही पंखुड़ी की बहन वहाँ से साइड हट गई और पंखुड़ी जाकर प्रांस के सामने खड़ी हुई। रेड कलर की कुर्ती प्लाजो में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और कानों में पहने हुए सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड झुमके तो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। प्रांस ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ उसकी पॉकेट में थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम इस शादी से इनकार कर दो। पंखुड़ी जो मुस्कुरा रही थी और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल रही थी, वो इस उम्मीद में थी कि ना जाने प्रांस उससे क्या क्या पूछेगा, लेकिन जब उसने प्रांस की बात सुनी तो वो हैरान रह गई। प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा और गहरी आवाज़ में बोला, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, इसलिए तुम जाओ और जाकर अंदर सबसे कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। क्यों, कैसे, क्या, वो मैं नहीं जानता, बस तुम्हें इस शादी से इनकार करना है। समझ आया तुम्हें? पंखुड़ी बस हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रांस वहाँ से जा चुका था, लेकिन पंखुड़ी अभी असमंजस में थी कि आखिर वो अपनी फैमिली को कहे तो क्या कहे, क्योंकि उनकी शादी बेशक से अरेंज मैरिज थी, लेकिन एक तरह से बिजनेस का समझौता भी था, क्योंकि उसने 3-4 दिन पहले ही अपने मॉम डैड की बात को सुना था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगर पंखुड़ी और प्रांस की शादी हो गई तो उनका डूबता हुआ बिजनेस एक बार फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में वो इस शादी से इनकार कैसे कर सकती थी। वो अंदर आई तो अंदर आते ही सबकी उम्मीद भरी नज़रें उस पर थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। उस पल को याद करते हुए पंखुड़ी की आंखों में नमी तैर गई। वो अब चुपचाप अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए अंदर की तरफ चली गई। वहीं दरवाजे पर खड़ी सृष्टि कब से वो सब कुछ देख रही थी जो प्रांस पंखुड़ी के साथ करके गया, और अब उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। पंखुड़ी कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं थी जो प्रांस की चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकती थी। वो उसकी बीबी थी, और एक बीबी का सिर्फ पति के चीज़ों पर नहीं बल्कि पति पर पूरा हक होता है। उसे पूरा हक था प्रांस को और प्रांस की चीज़ों को छूने का। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं प्रांसु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पंखुड़ी का दिल दुखाने की। तभी रागिनी वहां पर आई और बोली, ये तो होना ही था सृष्टि, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि प्रांस की शादी अभी मत करो। तुम जानती हो ना, पिछले 5 साल में वो कितना बदल गया है। उसे तो पहले भी नहीं पसंद था कि कोई उसकी चीज़ों को हाथ लगाए, लेकिन पिछले 5 सालों में तो ना जाने उसे क्या हो गया है। सृष्टि गुस्से से बोली, पिछले 5 सालों से उसे क्या है यही तो मुझे पता नहीं है, वरना सच में पता नहीं मैं क्या कुछ कर बैठती। पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि वो मेरी पंखुड़ी का दिल दुखाए। उसे मेरी बातों का जवाब देना होगा। सृष्टि की बात सुनकर रागिनी तुरंत बोली, लेकिन अब तुम क्या करोगी? मतलब अभी थोड़ी देर बाद ही पंखुड़ी को पग फेरे की रस्म पर जाना है। ऐसे में तुम उसे पग फेरे की रस्म पर प्रांस के साथ कैसे भेजोगी? रागिनी का सवाल सुनकर सृष्टि के चेहरे पर भी परेशानी छलक रही थी। तभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं रागिनी ने जब उसकी मुस्कुराहट को देखा तो वो तुरंत बोली, मैं कुछ नहीं करने वाली, मुझे इस मामले में मत घसीटना। अगर प्रांस को पता चला तो मुझे सीधा राणा मेंशन से उठाकर बाहर फेंकेगा, और अभी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तुम जानती हो हार्दिक ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और मैं अकेले नहीं रह सकती, इसलिए मैं इस मामले में पढ़कर अपनी टिकट यहाँ से बाहर की नहीं कटवाना चाहती। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, तुम मेरी दोस्त नहीं है क्या? रागिनी तुरंत बोली, तेरी दोस्त हूँ, लेकिन अपनी जान भी तो प्यारी है ना मुझे। तू जानती नहीं अपने प्रांस को? आग लगाते वक्त वो सामने वाला जिंदा है या मर गया ये तक नहीं देखता। मुझे जिंदा जला देगा वो। ना बाबा ना, मुझे ये रिस्क नहीं लेना। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और सृष्टि का चेहरा मायूस हो गया।
वहीं दूसरी तरफ प्रांस अपने ऑफिस में आया और अपने काम में बिजी हो गया। उसकी पर्सनल असिस्टेंट ने हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया तो प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, कम इन। कोयल जाकर उसके सामने खड़ी हुई और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, सर वो अभी थोड़ी देर बाद आपको मीटिंग में जाना है, लेकिन मिसेज राणा का कॉल आया है कि आज आपकी कोई भी मीटिंग शेड्यूल ना की जाए, तो आप मुझे बता दीजिए क्या करना है और क्या नहीं। उसकी बात सुनते हुए प्रांस ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें सैलरी मैं देता हूँ या फिर मिसेस राणा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दरवाजे पर खड़ी सृष्टि बोली, लेकिन तुम भूल गए हो कि बेशक से इस ऑफिस को तुम संभालते हो, लेकिन यहाँ की चेयरपर्सन मैं हूँ। ये बोलते हुए सृष्टि के चेहरे पर थोड़ा एटीट्यूड झलक रहा था। प्रांस जो अंदर चेयर पर बैठा था उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया, क्योंकि वो जानता था सृष्टि वहाँ पर क्यों आई है। उसने एक्सप्रेशनलेस होकर सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि जैसे ही अंदर आई उसने कोयल को इशारा किया तो कोयल तुरंत वहाँ से उड़ गई। उसके जाने के बाद प्रांस सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, आप जानती हैं मॉम, मैं ग्रोवर मेंशन नहीं जाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो करना मत। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, इमोशनल ब्लैकमेल उन्हें किया जाता है जो इमोशनल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इमोशन है ही नहीं प्रांशु। प्रांस तिरछा मुस्कुराया और बोला, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब ये बताइए कि आप यहाँ पर आई क्यों हैं। सृष्टि सामने चेयर पर बैठी और बोली, अगर तुम पंखुड़ी के साथ ग्रोवर मेंशन नहीं गए तो। प्रांस ने सवालिया नज़रों से पूछा, तो। सृष्टि एक बार फिर से बोली, तो उसके बाद उसने जो कहा उसे सुनकर प्रांस के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा झलक रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद वो अपनी जगह से फ्रस्ट्रेट होते हुए उठा और अपने केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उसने तुरंत पलटकर प्रांस की तरफ देखा और बोली, कहाँ जा रहे हो। प्रांस गुस्से से बोला, पंखुड़ी को लेकर उसके मायके। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और सृष्टि अपनी जगह से खड़ी होकर खुश होने लगी, जैसे ना जाने उसने कौन सी ट्रॉफी जीत ली। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर प्रलय का फ़ोन आ रहा था। वो प्रलय की कॉल की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी। बेटे को तो किसी तरह मना लिया, अब बाप को क्या कहूँगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस गाड़ी लेकर राणा मेंशन पहुंचा और पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। हॉर्न की आवाज़ सुनकर ही घर के अंदर बैठा हर शख्स जैसे अपनी जगह पर बैठा बैठा कांप गया था। पंखुड़ी जो वहीं हाल में बैठी थी वो सामने बैठी हुई कुसुम जी और रागिनी की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, ये बाहर हॉर्न कौन बजा रहा है दादी माँ। कुसुम जी तुरंत बोली, तुम्हारा पति। जाओ जाकर उसका हॉर्न बंद करो, मेरा मतलब है जल्दी से जाओ और जाकर गाड़ी में बैठो। आज तुम दोनों को पग फेरे की रस्म तो शायद वो तुम्हें लेने आया है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं दूसरी गाड़ी से सारा सामान भिजवाती हूँ। पंखुड़ी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, वरना उसे तो लगा था कि शायद उसकी पग फेरे की रस्म होगी ही नहीं। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और रागिनी और कुसुम जी का आशीर्वाद लेकर बाहर की तरफ आ गई। लेकिन बाहर आते ही उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था, क्योंकि उसकी नज़रें गाड़ी में बैठे हुए प्रांस पर थी, जिसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था। वो गाड़ी के सामने आकर खड़ी हुई। उसे लगा प्रांस गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन प्रांस हॉर्न पर हॉर्न बजाता रहा, लेकिन उसने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला। पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि उसे करना क्या है। अचानक ही प्रांस ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी राणा मेंशन से बाहर की तरफ बढ़ा दी। पंखुड़ी की आंखों में नमी तैर गई। उसे अपने घर पग फेरे की रस्म के लिए जाना था, लेकिन यहाँ तो प्रांस बिना उसे लेकर ही बाहर की तरफ जा रहा था। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर जब प्रांस की गाड़ी रुक गई तो पंखुड़ी के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई। इतनी जल्दी तो बच्चे भी अपने एक्सप्रेशंस नहीं बदलते थे जितने जल्दी पंखुड़ी बदल देती थी। बिल्कुल बच्चों की तरह ही बिहेवियर था उसका। वो तुरंत गाड़ी की तरफ आई और अगले ही पल उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया। वो अंदर बैठती उससे पहले ही प्रांस बोला, किसी का नौकर नहीं हूँ मैं जो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता फिरूंगा। जिसे गाड़ी में बैठना है वो बैठे, जिसे बाहर जाना है वो बेशक से दफ़ा होकर कहीं भी जाए। प्रांस राणा किसी अरे गहरे के लिए
अपने हाथों को तकलीफ़ नहीं देता। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी, लेकिन किसी तरह वो बस गाड़ी की सीट पर बैठ गई। अगले ही पल प्रांस ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन गाड़ी दरवाजे से बाहर निकलती उससे पहले ही उसने एक बार फिर से ब्रेक लगा दी थी। पंखुड़ी का चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उसके हाथ पर आ रहे थे। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीट बेल्ट कौन लगाएगा? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी एकदम से कांप उठी। उसने जल्दी से कांपते हुए सीट बेल्ट लगाना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ इतने ज़्यादा कांप रहे थे कि उससे वो सीट बेल्ट भी नहीं लग रही थी। प्रांस इरिटेट होने लगा। उसे जल्द से जल्द पंखुड़ी के घर से वापस आकर वापस ऑफिस भी जाना था, लेकिन यहाँ पर तो पंखुड़ी से ही उसे फुर्सत नहीं मिल रही थी। उसने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा और फिर अगले ही पल अचानक से पंखुड़ी के ऊपर झुक पड़ा तो पंखुड़ी के होश उड़ गए। उसकी सांसें बेहद गहरी चलने लगी। खूबसूरत सा श्रृंगार जो किसी भी नई नवेली दुल्हन पर होता था, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, खुले सिल्की बाल, कजरारी आंखें उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। जैसे ही प्रांस उसके ऊपर झुका, उसके होठ फड़फड़ाने लगे। प्रांस ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और अगले ही पल सीट बेल्ट को खींचते हुए बोला, कोई काम ढंग से करना आता है तुम्हें या फिर नहीं? पंखुड़ी कांपती हुई आवाज़ में बोली, वो मैं लगा रही थी, लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। पंखुड़ी का बोलने का अब कोई मतलब रहा ही नहीं था, क्योंकि प्रांस ने उस पर से अपनी नज़रें हटा ली थी और म्यूजिक स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके कानों तक सिर्फ म्यूजिक जा रही थी, पंखुड़ी की आवाज़ नहीं। पंखुड़ी को बहुत हर्ट हो रहा था। जिस तरह से प्रांस उसके साथ बिहेव कर रहा था, आज तक किसी ने उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था। वो चुपचाप आगे की तरफ देखते हुए गाड़ी में बैठी रही और जब आंखें आंसुओं से भारी हो जाती तो अपना चेहरा नीचे झुका लेती और अपनी उंगलियों से अपने आंसू साफ कर लेती। अचानक ही उसकी नज़र उसके हाथों पर गई, जहाँ पर भरी भरी मेहंदी लगी हुई थी और मेहंदी के बीचों बीच प्रांस का नाम लिखा हुआ था। कितने शौक से उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई थी और उस पर प्रांस का नाम लिखवाया था। उसकी सारी फ्रेंड्स बोल रही थी कि जब प्रांस रात को सुहाग रात पर आएगा तो उसे अपना नाम दिखाने से पहले नखरे दिखाना, लेकिन यहाँ तो प्रांस उसकी तरफ ही नज़र उठाकर नहीं देखता था। उसके हाथों पर लगी हुई मेहंदी तो वो क्या ही देखता। वो कब अपनी सोच में इतनी ज़्यादा गुम हो गई कि उनकी गाड़ी ग्रोवर मैंसन के बाहर आकर खड़ी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। प्रांस गाड़ी से बाहर निकल चुका था। उसने तकरीबन 2-4 मिनट वहीं खड़े खड़े पंखुड़ी का इंतज़ार किया कि वो गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो प्रांस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम गाड़ी से बाहर निकलोगी या फिर मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बाहर निकालूं? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी अचानक से होश में आई। उसने अपने आसपास देखा तो वो लोग ग्रोवर मैंसन पहुंच चुके थे। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट में उसकी गोद में रखा हुआ उसका क्लच नीचे गिर गया। उसने तुरंत उसे उठाया और बोली, सॉरी। प्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? मेरी चीज़ नहीं गिराई तुमने, बेशक से तुम खुद गिर जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बोलकर वो अब अंदर की तरफ देखने लगा। पंखुड़ी ने उसकी बात पर बस अपना चेहरा एक बार फिर से नीचे झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बस बरसते जा रहे थे और वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम डैड उसकी आंखों में आंसू देखे, इसलिए वो बस जल्दी से अपने आंसू को साफ करने लगी। तभी उसकी बहन ज्योत्सना भागते हुए बाहर की तरफ आई। जैसे ही उसने पंखुड़ी और प्रांस को देखा, वो तुरंत खुश होते हुए आगे की तरफ आई और प्रांस का हाथ पकड़कर बोली, जीजू कितना वक्त लगा दिया आपने, हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे, आपके इंतज़ार में पलके बिछाए हुए थे और आप अब आ रहे हैं। उसकी बात सुनते हुए प्रांस उसे एक्सप्रेशनलेस होकर देख रहा था और पंखुड़ी ने जैसे ही ज्योत्सना को उसके इतने करीब देखा, वो तुरंत वहाँ पर आई और ज्योत्सना का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोली, जीजू से मिलेगी, अपनी बहन से नहीं मिलेगी क्या? ये बोलकर उसने ज्योत्सना को अपने गले से लगा लिया। ज्योत्सना हैरान हुई। अभी एक ही दिन में वो इतना कौन सा उससे दूर चली गई थी कि इतने जोर से मिल रही है। प्रांस ने अपना चेहरा इधर उधर घुमाया और फिर अंदर की तरफ बढ़ गया।
उसने अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए थे। अंदर आते ही उसकी नज़रें पंखुड़ी के मॉम डैड पर गईं और उनके साथ खड़ी पंखुड़ी की दादी पर। पंखुड़ी की मॉम ने अपने हाथों में आरती की थाल पकड़ी हुई थी। पंखुड़ी जल्दी से प्रांस के साथ आकर खड़ी हुई और उसकी मॉम ने आरती उतारना शुरू किया। प्रांस उन्हें रोकते हुए बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो अंदर की तरफ आ गया और पंखुड़ी की मॉम बस प्रांस को देखती ही रह गई। पंखुड़ी जल्दी से हंसते हुए बोली, वो एक्चुअली मॉम, इन्हें इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी सुबह से हमारी इतनी बार आरती उतारी जा चुकी है कि अब तो मुझे भी बड़ा ऑकवर्ड लगने लगा है। ऐसा लगने लगा है जैसे मैं कोई माता और ये कोई पिता। उसकी बात सुनकर उसके मॉम डैड की हंसी छूट गई। हड़बड़ाहट में पंखुड़ी के मुंह से पता नहीं क्या कुछ निकल रहा था। प्रांस जाकर अंदर सोफे पर बैठ चुका था। उसने अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा। उसे बस यहाँ पर किसी तरह 20-25 मिनट बिताने थे। पंखुड़ी की मॉम श्वेता जी ने जल्दी से सर्वेंट को इशारे किए तो वो तुरंत किचन में चली गई और सबके लिए चाय नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। पंखुड़ी आकर प्रांस के बिल्कुल पास बैठी। वैसे तो वो चाहती थी कि जब भी वो पग फेरे की रस्म के लिए आए तो वो सीधा अपने रूम में जाए, लेकिन वो प्रांस को ऐसे अकेले छोड़कर वहाँ से नहीं जा सकती थी। ना जाने पीछे से क्या कांड हो जाए। मिस्टर ग्रोवर प्रांस की तरफ देखते हुए बोले, तुम पंखुड़ी को लेकर हमसे मिलवाने के लिए लाए, हमें बहुत अच्छा लगा। प्रांस ने उनकी बात सुनी लेकिन उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने फ़ोन की स्क्रीन देखता रहा। मिस्टर ग्रोवर को बड़ा अजीब लगा। श्वेता जी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, प्रांस बेटा, ये चाय नाश्ता कीजिए ना। लेकिन प्रांस ने उनकी बातों पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसे यूं देखकर ज्योत्सना मुंह बनाते हुए बोली, जीजू बहरे हैं क्या? उसकी बात पर पंखुड़ी ने तुरंत उसके होठों को अपने हाथ से दबा दिया। उसके मॉम डैड हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, वो मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुछ कहे तो कहे क्या। उसने अब जल्दी से प्रांस की तरफ देखा और बोली, सुनिए जी। उसके मुंह से सुनिए जी सुनकर प्रांस की नज़रें ऊपर की तरफ उठ गई थी, लेकिन अभी भी उसने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया था। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, वो मॉम आपसे चाय नाश्ते के बारे में कह रही हैं। उन्होंने आपके लिए स्पेशल चाय और ये स्नैक्स। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में चाय का कप उठाया और प्रांस की तरफ बढ़ा दिया। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। प्रांस से एक नज़र सबकी तरफ देखा और बोला, मैं चाय नहीं पीता, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। पंखुड़ी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। प्रांस एक बार फिर से बोला, और रही बात स्नैक्स की, तो मैं सिर्फ अपनी डाइट फॉलो करता हूँ, इस तरह के स्नैक्स भी मैं नहीं खाता। श्वेता जी तुरंत बोली, माफ़ करना प्रांस बेटा, लेकिन हमें पता नहीं था, पर तुम हमें बस 10 मिनट दो, हम अभी तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस अपनी जगह से उठा और बोला, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और आप लोगों का पंखुड़ी से मिलना ज़्यादा ज़रूरी था, तो बस मिलना तो हो गया होगा ना। अब हमें इजाज़त दीजिए, मैं बाहर पंखुड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया और पंखुड़ी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। प्रांस बेशक से उसके साथ किसी भी तरह का बिहेवियर करता हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके मॉम डैड के साथ उसका इस तरह से बर्ताव करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्वेता जी ने मायूसी भरी नज़रों से पंखुड़ी की तरफ देखा। पंखुड़ी ने जैसे ही उनकी नज़र खुद पर महसूस की, वो तुरंत बोली, हाँ ये बात तो मुझे भी पता थी मॉम कि उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें जाना इनका सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इनके पास बहुत कम वक्त होगा। लेकिन सासू माँ ने कहा कि ये रस्में ज़रूरी है तो मुझे वो यहाँ पर ले आए। खैर अब मैं चलती हूँ, फिर मिलने आऊँगी आपसे। ज्योत्सना तुरंत बोली, जीजू कुछ ज़्यादा ही खड़ूस नहीं है। पंखुड़ी ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ मारा और बोली, खबरदार अगर उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो। ये बोलते हुए वो मुंह बना रही थी और उसकी क्यूटनेस देखकर श्वेता जी मुस्कुराई और उसके पास आकर बोली, अब मुझे ये तो नहीं पता कि प्रांस सच में इतना खड़ूस है या क्या बात है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरी पंखुड़ी ज़रूर उसे एक ना एक दिन बदल देगी। पंखुड़ी उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। तभी मिस्टर ग्रोवर बोले, तुमने वो सारे तोहफे निकलवा दिए ना श्वेता, जो मैंने तुमसे कहा था। श्वेता जी जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया।
पंखुड़ी जो जानती थी कि उसके डैड का बिजनेस फिलहाल लॉस में चल रहा है, वो तुरंत बोली, गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है डैड, आप रहने। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही श्वेता जी बोली, क्यों क्यों ज़रूरत नहीं है, ये गिफ्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोलते हुए उन्होंने वहीं साइड में रखा हुआ एक छोटा सा बॉक्स उठाया और पंखुड़ी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मैंने खास प्रांस जी के लिए लिया है, ये तुम उन्हें ज़रूर देना, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सच में प्रांस के लिए वो गिफ्ट बहुत मन से लिया था। पंखुड़ी ने उस बॉक्स को खोल कर देखा तो उसमें एक वॉच थी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। हाँ, उतनी लग्जीरियस नहीं थी और उतनी महंगी भी नहीं थी जितनी महंगी प्रांस पहना था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छी थी। पंखुड़ी मुस्कुराई और फिर बाकी सारे तोहफे सर्वेंट ने अपने हाथों में लिए और पंखुड़ी बाहर की तरफ आ गई। उसके मॉम, डैड और ज्योत्सना उसे बाहर तक छोड़ने आए थे। पंखुड़ी उस बॉक्स को अपने हाथ में लिए गाड़ी में बैठी। बाकी सारे गिफ्ट दूसरी गाड़ी में रखवा दिए थे जो उनके साथ ही आई थी। प्रांस ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और राणा मेंशन की तरफ बढ़ा दी। पंखुड़ी बार बार अपने हाथों में पकड़े हुए उस बॉक्स की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि वो प्रांस को क्या कहकर वो बॉक्स दे। 2-4 लाइन तो उसने सोच भी ली थी, लेकिन जब वो प्रांस का चेहरा देखती तो उसकी सारी हिम्मत टूट जाती। यूं ही उस गिफ्ट बॉक्स की तरफ देखते हुए उसे पता ही नहीं चला कब उनकी गाड़ी राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुक गई। प्रांस तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ जाने लगा। पंखुड़ी ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, सुनिए जी, प्लीज़ 1 मिनट रुकिए ना। उसके मुंह से फिर से अपने लिए सुनिए जी सुनकर प्रांस ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। वो रुका और पलटकर पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। पंखुड़ी जल्दी से मुस्कुराते हुए उसके पास आई और अपने हाथों में पकड़ा हुआ बॉक्स प्रांस की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मॉम ने स्पेशली आपके लिए दिया है, उन्होंने बहुत दिल से दिया है और बहुत अच्छा भी है। प्रांस उसकी बात सुनकर उस बॉक्स की तरफ देख रहा था जो उसने अपने हाथों में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे किसी का दिल हो और गलती से भी उस दिल को कोई खरोच ना लग जाए। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, अगर आप इसे पहनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने वो बॉक्स अपने हाथ में लिया और उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। उसने उस बॉक्स को हल्का सा अपने हाथों में घुमाया और बोला, तुम्हारी मॉम ने मुझे किस खुशी में दिया है? ये बोलते हुए उसका लहजा काफ़ी सख्त था। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, आज हमारे पग फेरे की रस्म थी तो कुछ तोहफा तो देना बनता था ना, बस इसलिए। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने एक झटके से उस बॉक्स को नीचे ज़मीन पर फेंका और बोला, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए और आइंदा अपनी मॉम को समझा देना कि प्रांस राणा को बिल्कुल पसंद नहीं कोई उसकी चीज़ों को हाथ लगाए। और प्रांस राणा खुद भी किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाता। किसी से तोहफा लेना तो दूर की बात, ना मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट था और ना ही इस पग फेरे की रस्म में। मैं सिर्फ मॉम के कहने पर तुम्हारे साथ ग्रोवर मेंशन गया था, इसके अलावा अपने दिल में कोई गलत फहमी मत पाल लेना। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और पंखुड़ी ने अपनी नमी भरी आंखों से उस बॉक्स की तरफ देखा जो साइड में गिरा हुआ था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे प्रांस ने उस बॉक्स को साइड में नहीं फेंका बल्कि उसका दिल कहीं कोने में फेंक दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। उसने जल्दी से उस बॉक्स को उठाया और उस पर लगी हुई मिट्टी को साफ करने लगी। वो रोते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मॉम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके दिए हुए गिफ्ट की इस तरह से इंसल्ट की जाएगी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूँगी, इसे कभी वेस्ट नहीं होने दूँगी, प्रॉमिस, एंड आई लव यू अ लॉट मॉम। ये बोलकर उसने उस गिफ्ट बॉक्स को अपने सीने से लगा लिया था। वो अपने धीमे धीमे कदमों से अब घर के अंदर आई। उसने अपने आंसुओं को पूरी तरह से साफ कर लिया था। जैसे ही वो अंदर आई, सृष्टि मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, कैसी रही पग फेरे की रस्म? पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, अच्छी थी सासू माँ, इनफैक्ट बहुत अच्छी थी। सृष्टि खुश होते हुए बोली, अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। एक काम करो, अब तुम जल्दी से ऊपर जाओ, कुछ हल्के कपड़े पहन लो और फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर भेजती हूँ। रो रो कर देखो कैसे तुमने अपनी आंखें लाल कर ली। अपने मॉम डैड से विदा लेते हुए बहुत रोना आया होगा ना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ।
ये बोलकर वो तुरंत मुस्कुराते हुए किचन में चली गई और पंखुड़ी ने ऊपर अपने रूम की तरफ देखा। अपने रूम में जाने में भी अब उसे अजीब सी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, लेकिन किसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो अपने रूम में आई तो आते ही उसकी नज़र फ्रांस पर गई, जो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। उसे देखकर पंखुड़ी ने तुरंत अब उस पर से अपनी नज़रें हटा ली और अंदर की तरफ आ गई। सृष्टि ने उसे भी कपड़े बदलने के लिए कहा था, तो उसने भी अपने कपड़े चेंज करने थे। वो अभी क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाल ही रही थी कि प्रांश एकदम से बोला, मेरी क्लोजेट में से अपने सारे कपड़े बाहर निकाल लेना, सामने वाला क्लोजेट है ना, उसमें रखना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करे। पंखुड़ी ने अपना सर हाँ में हिलाया। प्रांश सामने मिरर की तरफ आया और बोला, और मेरे आने से पहले बेडशीट भी चेंज करवा देना। कल रात तुम इस पर सोई थी ना, तो मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बेड पर सोए। अपना इंतज़ाम कहीं और देख लेना। उसकी बात पर पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। भला वो और कहाँ सोएगी, और अगर वो कहीं और सोएगी भी तो क्या सृष्टि और बाकी सबको पता नहीं चलेगा? प्रांश ने खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया और पंखुड़ी के सामने आकर खड़ा हुआ। पंखुड़ी थोड़ा सा हिचकिचा गई। वो थोड़ा पीछे की तरफ हो गई थी। उसके होठों पर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल वो उसके थोड़ा करीब होकर बोला, और अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, बार बार मुझे ये सुनिए जी कहना बंद करो, मुझे इरिटेशन होती है। पंखुड़ी तुरंत बोली, लेकिन फिर मैं आपको बुलाऊंगी कैसे? प्रांश एक गहरी सांस लेकर बोला, एक इंसान दूसरे इंसान को जैसे बुलाता है, ऑब्वियसली उसका नाम लेकर, तो तुम भी मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो। पंखुड़ी जल्दी से बोली, लेकिन मैं आपका नाम नहीं ले सकती, आप पति हैं मेरे, और मैंने सुना है कि पत्नियां पतियों को उनके नाम से नहीं बुलाती। प्रांश फ्रस्ट्रेट होकर बोला, आई डोंट केयर कोई किसी को किस नाम से बुलाता है या नहीं, बट मुझे तुम्हारे मुँह से ये सुनिए जी बिल्कुल नहीं सुनना, गॉट इट? और अगर तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम मुझे उस वे में बुला सकती हो जिसमें मॉम डैड को बुलाती हैं। आई वांट माइन, बट ये सुनिए जी, अगर मैंने तुम्हारे मुँह से दोबारा सुना तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूँगा। ये बोलकर प्रांश तुरंत वहाँ से चला गया और पंखुड़ी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अब उसके मन में फिलहाल एक यही सवाल था कि उसकी सासू मॉम अपने पति को किस नाम से बुलाती हैं, ताकि वो भी प्रांश को उस नाम से बुलाए। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर निकली और नीचे की तरफ आई। अब तक शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। सृष्टि ने जैसे ही उसे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, वो तुरंत उसके पास आई और बोली, आओ आओ, मैं सोच रही थी तुम्हें बुलाने का, क्योंकि प्रलय कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो तुम यहाँ पर नीचे रहोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। आखिर तुम्हारा देवर और ननद भी तो उनके साथ आने वाले हैं जिनसे तुम पहली बार मिलोगी। देवर और ननद का जिक्र सुनकर ही पंखुड़ी को कुछ कुछ होने लगा था। वो सोच रही थी कि पता नहीं वो भी प्रांश की तरह कितने एटीट्यूड वाले होंगे। यहाँ तो प्रांश ढंग से उसकी बात भी नहीं सुनता था, जबकि वो बड़ा था और घर के बच्चे, बड़े बच्चे समझदार होते हैं। अगर समझदार वाला ऐसा है तो छोटे वाले कैसे होंगे? ये सोचकर उसकी जान निकल रही थी, लेकिन उसने सृष्टि से कुछ नहीं कहा। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई तो सृष्टि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या तुम्हें? सृष्टि की बात सुनकर पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कहना तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। मेरा मतलब है मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे कुछ जानना है सासू माँ। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बताओ क्या जानना है? सृष्टि ने जितने प्यार से पूछा उतने प्यार से तो पंखुड़ी जान भी दे। सवाल पूछना तो क्या ही मुश्किल था। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप ससुर जी को क्या बोलती हैं? उसके सवाल पर सृष्टि हैरान हुई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर पंखुड़ी जल्दी से बोली, मेरा मतलब है जिससे ससुर जी खुश हो जाएं और आपसे लड़ाई ना करें। आप ऐसा क्या करती हैं सासू माँ? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना सवाल पूछे तो पूछे कैसे। वहीं उसका दूसरा सवाल सुनकर तो सृष्टि हैरान हुई। उसे नहीं पता था कि उसकी बहू इतनी ज़्यादा एडवांस होगी। वो तुरंत बोली, अगर तुम्हें प्रांश को खुश करना है तो वो तो मुझे नहीं पता कैसे खुश होगा, लेकिन हाँ, मैं डिस्ट्रॉयर को खुश अपनी बोल्डनेस से करती हूँ। एक बार उनके सामने नाइटी पहनकर चली जाऊँ ना, तो बेशक से वो जितना मर्जी गुस्सा हो, उनका गुस्सा धरा का धरा रह जाता है।
पंखुड़ी ने तुरंत अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। सृष्टि के मुँह से नाटी का जिक्र सुनकर ही उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा सासू माँ, मैंने आपसे ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछा। शायद आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया, पर मैं समझ गई कि मेरा सवाल ही गलत है। मेरा मतलब है कि आप मुझे कुछ मत बताइए, मैं सब समझ गई कि मुझे क्या करना है। सृष्टि उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसी और बोली, अब जब तुम्हें समझ आ गया तो ज़्यादा देर मत लगाना। प्रांस तो क्या, दुनिया का कोई भी मर्द अपनी बीवी की बोल्डनेस देखकर फ्लैट हो ही जाता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और पंखुड़ी ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो तो अपनी सहेलियों की भी इतनी बोल्ड बातें नहीं सुनती थी, उन्हें भी चुप करा देती थी। यहाँ तो सृष्टि खुद उसे इस तरह का ज्ञान दे रही थी। उसने सामने टेबल की तरफ देखा जहाँ पर पानी के गिलास रखे थे। वो खुद को नॉर्मल करने के लिए तुरंत टेबल की तरफ बढ़ गई। जैसे ही पानी का गिलास उठाया, उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे प्रांस आ गया, लेकिन तभी दो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ उसे एक साथ सुनाई दी, भाभी। और वो आवाज़ सुनते ही सीधा दो लोग उसके पीछे आकर उससे लिपट गए। वो कोई और नहीं, आश्रय और परीक्षा थे, जो अब घूर घूर कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनमें से कोई भी हार नहीं मानने वाला था। वो दोनों पंखुड़ी से पहले मिलने की जिद कर रहे थे। परीक्षा गुस्से से बोली, छोड़ो भाई वरना धक्का मार दूंगी मैं। आश्रय तुरंत बोला, तुम्हारे धक्के से डरता हूँ क्या? जाओ, जाकर बेशक से कोई बुलडोजर ले आओ, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। भाभी से तो पहले मैं ही मिलूंगा। मैं देवर हूँ और तुम ननद। कल को शादी करके कहीं भी चली जाओगी, लेकिन उन्हें रहना तो मेरे साथ ही है ना? परीक्षा मुंह बनाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। मॉम डैड पर मेरा भी हक है, मैं सारी उम्र मॉम डैड के पास रहूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन यहाँ से भेजता है। आश्रय मुस्कुराया और बोला, अगर मैंने कल तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ दिया ना तो तुम्हारी शादी कल ही हो जाएगी। इसलिए मेरे सामने जुबान मत खोलो, जाओ और जाकर मॉम डैड से मिलो। मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो भाभी से मिलना है। ये बोलकर उसने अब पंखुड़ी को अपनी तरफ खींचा। पंखुड़ी को अपनी कमर में दर्द महसूस होने लगा था। जिस तरह से परीक्षा और आश्रय ने उसे पकड़ा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही थी। तभी सृष्टि और रागिनी किचन से बाहर की तरफ आई और बोली, हाँ बस अब तो तुम्हें भाभी से मिलना है। तुम्हारी मॉम की तो तुम दोनों को कोई वैल्यू ही नहीं है। परीक्षा तुरंत भागकर सृष्टि के पास आई और उसके सीने से लगकर बोली, देखिए ना मॉम, भाई मुझे भाभी से मिलने नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ आप इन्हें कहिए ना कि मुझे भाभी से मिलने दें। आश्रय मुस्कुराया और बोला, ऐसे कैसे? मेरी भाभी पर सबसे पहला मेरा हक है। ये बोलकर उसने पंखुड़ी की कमर से अपने हाथ हटा लिए। पंखुड़ी तो बस एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी, जैसे उसने सोचा था। आश्रय और परीक्षा वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आश्रय ने अब पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ लेकर आया। उसने उसे सोफे पर बिठाया और अगले ही पल उसकी गोद में अपना सिर रखकर बोला, तो बताओ भाभी, कैसा लगा मैं आपको? हूँ ना एकदम मस्त? आपके वाला तो एकदम खड़ूस है, उससे तो आपका बात करने का भी मन नहीं करता होगा, लेकिन मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ। लेकिन हाँ, मेरा अंदाज उससे भी ज़्यादा कातिलाना है। पंखुड़ी मुस्कुराई और मासूमियत से बोली, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, वो थोड़े खड़ूस हैं और आप एकदम मस्त। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से वो चौंक गई जब उसके कानों में कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। सबने एक साथ पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर प्रांस खड़ा था और वहीं साइड में बिखरा हुआ कांच पड़ा था। हालांकि किसी को पता नहीं था कि प्रांस ने जानबूझकर वहाँ रखा हुआ वास गिराया था, लेकिन उसने ये जानबूझकर ही किया था। उसे वहाँ पर देखकर सब हैरान थे, लेकिन पंखुड़ी के तो जैसे बदन जैसे जान ही निकल रही थी। प्रांस तो वैसे ही उस पर बहुत गुस्सा करता था और अब तो ना जाने उसके गुस्से की लिमिट कहाँ जाने वाली थी। वहीं प्रांस को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसकी नज़रें पंखुड़ी की कमर पर थी, जहाँ पर आश्रय का चेहरा और उसका हाथ दोनों थे। क्योंकि वो पंखुड़ी की गोद में था और साड़ी पहनने की वजह से उसकी कमर बाहर की तरफ साफ झांक रही थी। परीक्षा ने जैसे ही प्रांस को देखा, वो सृष्टि को छोड़कर तुरंत उसकी तरफ भागी और प्रांस के गले लग गई। प्रांस ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था।
पंखुड़ी ने जब उन दोनों को यूं देखा तो उसके दिल में बस यही सवाल आने लगा कि दूसरों को तो प्रांस अपने करीब आने देता है, बस उसे नहीं आने देता, लेकिन क्यों? वो तो बीबी है ना उसकी, और अगर बीबी अपने पति के करीब नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? वहीं आश्रय अभी भी पंखुड़ी की गोद में था। वो उसका नाजुक सा चेहरा अपनी तरफ झुकाते हुए बोला, उन पर ध्यान मत दो, आप बस मुझ पर ध्यान दो। भाभी बताओ, मैं आपको कैसा लगा? पंखुड़ी हिचकिचा कर बोली, आप अच्छे हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि अब उसे प्रांस की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। सृष्टि ने एक नज़र प्रांस की तरफ देखा। वहीं आश्रय एक बार फिर से बोला, आपको वो खड़ूस पति अब ऊपर गया, आपके रूम में गया। अब आप मेरी खुलकर तारीफ कर सकती हैं भाभी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि हंसते हुए बोली, जरा सांस लो और उसे भी सांस लेने दो। वो बेचारी एक्साइटेड थी तुम दोनों के लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो तुमसे डर कर रहा करेगी। ज़्यादा परेशान नहीं करना उसे। आश्रय मुंह बनाते हुए बोला, ओफो मॉम, आप भी ना समझती नहीं है, मैं भाभी को परेशान नहीं कर रहा, मैं तो बस उनसे जान पहचान कर रहा हूँ। ये बोलते हुए आश्रय पंखुड़ी की गोद से उठा और सृष्टि के पास आ गया। रागिनी हंसी और बोली, तुम्हारी जान पहचान के चक्कर में बेचारी का क्या हाल होगा, ये तो उसके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है। वहीं पंखुड़ी के चेहरे पर एक बार फिर से डर छलकने लगा था। सृष्टि उसके पास आई और बोली, तुम एक काम करो, प्रांस के लिए कॉफ़ी लेकर अपने रूम में जाओ, बस डिनर लगने ही वाला है, मैं एक सर्वेंट को तुम दोनों को बुलाने के लिए भेज दूंगी। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। तभी एक सर्वेंट ने ट्रे उसके सामने बढ़ा दी जिसमें ब्लैक कॉफ़ी का कप रखा था। प्रांस ऑफिस से आते ही कॉफ़ी पीता था, इसलिए उसके आते ही सर्वेंट अपने आप कॉफ़ी तैयार कर देती थी। पंखुड़ी ने अपने कांपते हुए हाथों से वो ट्रे ली और फिर तुरंत अपने रूम में बढ़ गया। उसने रूम में आते ही इधर उधर झांक कर देखा, लेकिन उसे प्रांस कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे सिगरेट की स्मेल आई। सिगरेट की स्मेल से वो हैरान थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि प्रांस स्मोक भी करता है। वो आगे की तरफ आई तो उसे बालकनी में खड़ा हुआ प्रांस नजर आया। वो कॉफ़ी का कप लेकर बालकनी की तरफ आई और बोली, सुनिए, आप कॉफ़ी यहाँ पर पियेंगे या फिर अंदर टेबल पर रख दूँ? प्रांस गुस्से से बोला, नहीं, मेरे सिर पर रख दो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने एक नज़र कॉफ़ी के कप की तरफ देखा और फिर प्रांस के सिर की तरफ। प्रांस का सिर भी गोल था और कॉफ़ी का कप भी बिल्कुल गोल था। वो प्रांस के थोड़ा करीब आई और बोली, लेकिन आपके सिर पर कॉफ़ी का कप रखूंगी तो वो गिर जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे अंदर टेबल पर ही रख देती हूँ। उसकी बात पर अब प्रांस का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम मेरे सामने जो मासूम बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सॉरी मिस पंखुड़ी, ऐसी हरकत करके तुम मासूम नहीं बेवकूफ़ लग रही हो। उसकी बात पर पंखुड़ी की आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। वो अब जल्दी से कॉफ़ी लेकर सामने टेबल की तरफ गई और कॉफ़ी टेबल पर रख कर वापस प्रांस के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मैं आपके सामने मासूम बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपकी बात का जवाब दे रही थी। आप ही ने कहा था कि मेरे सिर पर रख दो कॉफ़ी का कप, वरना मैं ऐसा सवाल कभी नहीं करती। प्रांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसके पास आया और बोला, ओह रियली, थैंक यू सो मच, इस तरह की सिली हरकत ना करने के लिए। ये बोलकर उसने सिगरेट साइड में फेंकी और वहाँ से जाने लगा। पंखुड़ी बिना उसकी तरफ देखते हुए बोली, सुनिए जी। उसके मुँह से सुनिए जी सुनकर प्रांस ने गुस्से से मुट्ठियाँ कस ली। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मुझसे इतना ज़्यादा खफा हैं? बाकी सबसे तो आप ढंग से बात करते हैं, बस मुझसे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस उसे गुस्से से घूरते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। पंखुड़ी उसकी घूरती हुई नज़रों को खुद पर महसूस कर और भी ज़्यादा डर गई। प्रांस उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं है क्या? पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो उसके सवाल पर हैरान थी और अब खुद की तरफ देख रही थी कि उसने ऐसा भी क्या पहन लिया। साड़ी तो सभी पहनते हैं, उसकी मॉम भी और सृष्टि भी, उसने भी तो साड़ी ही पहनी थी। अगले ही पल प्रांस ने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया तो पंखुड़ी एकदम से चौंक गई।
उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और पूरा बदन जैसे एक अलग ही करंट सा महसूस कर रहा था। फ्रांस ने उसके पल्लू को हल्का सा उसकी कमर पर किया और बोला, ब्लाउज थोड़े ढंग के सिलवाओ, और अगर नहीं सिलवा सकती तो मुझे बता दो, मैं सिलवा दूंगा, लेकिन अगली बार इतना छोटा नहीं होना चाहिए। ये बोलकर फ्रांस तुरंत वॉशरूम की तरफ चला गया और पंखुड़ी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके ब्लाउज में क्या प्रॉब्लम है, जबकि उसका ब्लाउज इतना छोटा तो था भी नहीं। फ्रांस तो अपनी बात कहकर चला गया था, लेकिन अब पंखुड़ी सोच में पड़ गई थी कि उसके ब्लाउज में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ तक उसे दिखाई दे रहा था तो उसका ब्लाउज एकदम सही फिटिंग का था, ना ज़्यादा छोटा था ना ज़्यादा बड़ा। जैसा ब्लाउज हर लड़की पहनती है बिल्कुल वैसा ही था। अब उसने सामने वॉशरूम की तरफ देखा जहाँ पर फ्रांस गया था। वो खुद से ही बोली, एक काम करती हूँ, जिसे ब्लाउज से प्रॉब्लम है उसी से पूछ लेती हूँ कि आखिर मेरे ब्लाउज में प्रॉब्लम क्या है। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ आई और अगले ही पल दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आ गई। वो बिना कुछ सोचे समझे बोली, सुनिए जी, मेरे ब्लाउज में ऐसी क्या प्रॉब्लम। अभी वो बोल ही रही थी कि बोलते बोलते एकदम से चुप हो गई। जब उसने फ्रांस को सिर्फ बॉक्सर में देखा, वो भी उस हालत में जिसे देखकर उसका गला ही एकदम से सूख चुका था। वहीं जैसे ही फ्रांस की नज़रें उस पर गई, उसकी भी आंखें बड़ी हो गई। वो जोरों से चिल्लाया, स्टूपिड हो क्या तुम? कोई ऐसे किसी के वॉशरूम में आता है क्या? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी लगभग से परियों की तरह उड़ते हुए वॉशरूम से बाहर रूम के अंदर आ गई थी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। उसने जो देखा वो सोचकर ही अब उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो खुद से ही बोली, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? एक तो वो वैसे ही किसी भुने हुए बैगन की तरह सड़े हुए रहते हैं, और ऊपर से मैंने उन्हें नाराज़ और कर दिया, उन्हें गुस्सा कर दिया। अब ये ज्वालामुखी कहीं मुझ पर फूट गया तो? नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे बचकर यहाँ से निकलना होगा। पर मैं क्या करूँ? मेरा ब्लाउज तो छोटा नहीं है, पर मुझे बाहर जाना है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ और क्या नहीं। दूसरे ब्लाउज भी तो ऐसे ही होंगे ना मेरे पास, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से भाग गई। वो जाने से पहले ब्लाउज बदलने का सोच रही थी, लेकिन वो खुद ही इतनी ज़्यादा कंफ्यूज और डर गई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो लगभग से भागते हुए बाहर की तरफ आई और सीढ़ियाँ उतरते हुए जल्दी से नीचे आने लगी। उसे यूं हड़बड़ाहट में देखकर सृष्टि, जो वहीं पर सामने डाइनिंग एरिया में डिनर लगवा रही थी, वो तुरंत उसके सामने आई और बोली, रुको रुको, ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन बनकर क्या घूम रही हो? क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया? पंखुड़ी जल्दी से बोली, मैंने जो देखा है ना मॉम, वो सच में बहुत भयानक था। सृष्टि हैरानी से बोली, ऐसा भी क्या देख लिया? पंखुड़ी जल्दी से बोली, अब आपको क्या ही बताऊं सासू मॉम। सृष्टि तुरंत बोली, रहने दो, तुम मुझे नहीं बताओ तो ज़्यादा बेहतर है। जो तुमने देखा वो पूरी ज़िंदगी तुम ही देखो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशंस थे। जिस तरह से पंखुड़ी थोड़ी गीली नज़र आ रही थी, साफ पता चल रहा था कि वो शायद वॉशरूम में गई थी, और वॉशरूम में क्या हुआ होगा ये सोचकर ही सृष्टि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वो जल्दी से डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए बोली, मुझे तो तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है। पंखुड़ी जल्दी से उसके पास आई और बोली, नहीं सासू माँ, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मुझे आपको कुछ बताना है। सृष्टि जल्दी से बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें अपनी सासू माँ को नहीं बताते हैं। पंखुड़ी उसका हाथ पकड़कर बोली, कोई बात नहीं, सासू माँ को नहीं बताते हैं तो क्या हुआ? मैं आपको अपनी दोस्त समझ लेती हूँ, दोस्त समझकर बता देती हूँ। वैसे भी मॉम ने कहा था कि सासू माँ तो होती हैं, लेकिन वो एक दोस्त भी होती है, और दोस्त से तो कोई भी बात की जा सकती है। सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया और बोली, वो ये वाली बातें नहीं होती है, तुम चुप रहो, अगर तुम कुछ बोली ना तो। पंखुड़ी जल्दी से बोली, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करना, वैसे भी आपका बेटा बहुत है मुझ पर गुस्सा करने के लिए, आप जल्दी से मेरी बात सुनिए। सृष्टि अपना हाथ छुड़ाकर बोली, नहीं सुन सकती मैं तुम्हारी बात। पंखुड़ी ने उसका हाथ वापस खींचा और बोली, आपको मेरी बात सुननी होगी।
सृष्टि गुस्से से बोली, हद हो गई, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। अब तक आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये कहानी किस कहानी से रिलेटेड और किस कपल के बच्चों की है। ये कहानी प्रलय और सृष्टि की कहानी से बिल्कुल अलग होगी। जहाँ प्रलय और सृष्टि के कहानी में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, वहीं इस कहानी में पारिवारिक प्यार, पंखुड़ी की मासूमियत, प्रांस की जलन और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। क्या पंखुड़ी अपनी मासूमियत से अपने प्रांस का दिल जीत पाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। कहानी का पहला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी का पहला पार्ट मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।